लगावे लू जब लिपस्टिक हिले लायारा डिस्टिक जिला टॉप लागेलू घुस जल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाँप के बाबा कबूल डोजर चलेला अगर इतना बुरा करते थे समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव और उनके पार्टी के सारे नेता, तो फिर इस बार लोकसभा चुनाव में उनको सबसे ज्यादा सीटें यूपी में कैसे आ गई? आप 19 में भी हारे, आप 24 में भी हारे, 22 में आप तुक्के से जीत गए थे। वो कहते हैं जब मैंने घर खाली किया तब उसको गंगा जल से धुलवाया गया और वहां की टोंटियां निकालकर मुझ पर टोंटी चोर का आरोप लगाया है। एक संत को अगर वहां जाना है तो करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। अखिलेश यादव को सीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर देंगे उनके 5 साल के लिए? उनको दे सकते हैं 7 नंबर। 7 नंबर? हाँ, अच्छा काम अच्छा किए थे काम। और मुलायम सिंह को? उनको भी 7 नंबर। लालू यादव? वो तो मतलब आदर्श हैं। राहुल गांधी? मुझे तो साक्षात नजर आते हैं प्रभु। 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे तब दिल नहीं टूटा निरहुआ का? देश के मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? कैसा चल रहा है मीडिया? भले सांसद धर्मेंद्र भैया कम हो, हम ही कराते हैं। 3 लड़कों की बड़ी तिकड़ी बन रही है आजकल। आपको लगता है ये 2027 में योगी जी के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं? बुलडोजर बाबा चाँप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं कि योगी मोदी इस कलयुग में राम लला के दूत हैं और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत। क्या बात कि झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। अब तो ये दुनिया कहने लगी है मेरे मोदी के जैसा नेता नहीं। दूसरी तरफ आपकी फिल्में और आपके गाने वल्गर होते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं। भोजपुरी या जवान नहीं सहेला गुमान, बाजी बत्तिया के गावे गावे हालात। गैर बीजेपी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन आएगा? सबसे ज्यादा ज्यादती देश में किस नेता के साथ हुई? बेस्ट भोजपुरी एक्टर किसे मानते हैं निरहुआ? रवि किशन। क्या रिश्ता है आपका आम्रपाली से? अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ? पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे बैठ गया। देखो 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 बाबा बैठ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू निरहुआ का। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ या निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव? अब मुझे लगता है कि अब तो निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव हो गया हूं। उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया है। पहले था दिनेश लाल यादव निरहुआ, पर अब दिनेश लाल यादव बताने के लिए पहले निरहुआ लगाना पड़ता है। क्योंकि कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि अरे दिनेश आ गए, हाँ, और निरहुआ बोले अरे भैया एक ही है। कब पढ़ा था आपका ये नाम? ऑन स्क्रीन नेम है ना आपका? जी जी जी। कब पढ़ा था ये 2003 में मैंने एक एल्बम गाया था। हाँ। और उसके बाद ही से मैं जहाँ जाता था इसी नाम से लोग बुलाने लगते थे। तो थोड़ा अटपटा लगता था मुझे कि यार ये क्या हो गया, मैं तो एल्बम गाया हूँ तो ये नाम मेरा क्यों पुकार रहे हैं। कौन सा था एल्बम वो? क्या गाना? निरहुआ सटल रहे। हाँ। तो थोड़ा याद दिलाइए ना। दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। तो वो एल्बम के बाद मतलब सिर्फ यहाँ नहीं, फॉरेन कंट्री में भी मतलब रातों रात जो कहते हैं ना एक ख्याति मिलना, वो हुआ था। तो टर्निंग पॉइंट करियर का वही मानते हैं? वही है बिल्कुल। उसके पहले तो मतलब 100-200 लोग भी नहीं सुनने आते थे। कहीं कार्यक्रम में जा रहे हैं और अगर मान लीजिए किसी बारात में गए हैं, हाँ। तो बारात में बाराती लोग बोलते थे अरे यार सो जाओ, हम लोग को भी सोने दो, क्या चिल्ला रहे हो बिना मतलब, ये हाल था। अच्छा। हाँ। और जैसे वो एल्बम आया, हाँ। उसके बाद जहाँ जा रहे हैं वहाँ लाखों की भीड़ आ रही है। तो वो कह सकते हैं कि रातों रात जो होता है ना वो। तो आपको भी दिनेश लाल यादव से ज्यादा निरहुआ ही पसंद है अब? हाँ, क्योंकि वो जनता ने दे दिया ना। जनता, अब हम उसमें प्यार है। हम कहते भी हैं कि जनता हमारी भगवान है, वही हमारे लिए सब कुछ है, और उन्होंने ही आशीर्वाद स्वरूप अगर वही नाम दे दिया तो हमने वही रख लिया। ठीक है। और अंदर से ज्यादा क्या महसूस होता है अभी? ज्यादा राजनेता, नेता के तौर पे ज्यादा महसूस करते हैं, कलाकार के तौर पर या सिंगर के तौर पर? मैं हमेशा कलाकार के रूप में ही अपने आप को महसूस करता हूँ। उसके साथ में बाकी जो जिम्मेदारियां मिलती है उसको भी निभाने की कोशिश करता हूँ। पहले कलाकार पहले है, नेता बाद में है। जी। और सिंगर? सिंगर भी हूँ मैं, और मैं इस फिल्म में भी गाया हूँ। अजय फिल्म जो आ रही है योगी जी के ऊपर। सिंगर तो आप बचपन से हैं। हाँ। आपके तो पिताजी भी सिंगर थे। पिताजी भी सिंगर। बिरहा गाते थे? बिरहा गाते थे पिताजी। बड़े भैया हमारे जो हैं, हाँ। वो मतलब बिरहा के सबसे बड़े गायक हैं। विजय लाल यादव बिरहा सम्राट हैं वो। हाँ। तो परिवार में पूरा गायकी का माहौल था, और कहीं ना कहीं मैंने इसीलिए इसको चुना भी
कि मैं किसी और फील्ड में जाऊंगा, स्ट्रगल करूंगा, कोई सहायता करने वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, पर यहाँ तो घर में ही सब लोग हैं। तो और बहुत हेल्प मिल गई, भाई से मिल गई, हमारे बड़े भैया विजय लाल यादव, प्यारे लाल यादव, ये लोग सपोर्ट किए और फिर मतलब आसान हो गया मेरे लिए। हाँ, तो आपका करियर का सबसे कामयाब गाना कौन सा रहा है? आप कौन सा मानते हैं? एक तो ये पहला रहा, एक तो ये रहा जो टर्निंग पॉइंट रहा जी, और उसके सबसे कामयाब। हाँ, एक और गाना आया, वो भी बहुत खतरनाक वाला चला और बहुत लोग उससे भी मेरा एक और नाम जोड़ लिए। हाँ। निरहुआ तो था ही, एक और गाना आया, भोजपुरी या जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बत्तिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला। तो फिर निरहुआ रिक्शा वाला लोग बुलाने लगे, तो फिर निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ हिंदुस्तानी फिर आ गई। तो इस तरह से, और अब निरहुआ लीडर हाँ अभी आई है, निरहुआ हाँ, लीडर। लीडर। तो ऐसे ही समय समय पे बदलाव होता रहता है। आपको तो भोजपुरी फिल्मों का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। नहीं, वो लोगों का प्यार है, पर मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो आर्टिस्ट हैं, वो मतलब उनको हम क्या कहें, उनके आसपास जाना भी वो संभव नहीं है, मुश्किल है। वो अलग मतलब महान है वो। हम लोगों ने काम किया तो देखा है कि उनको देखते ही हम तो ब्लैंक हो गए, और हम ब्लैंक हो गए तो फिर वो समझ गए, फिर उन्होंने कुछ चुटकुला बोल के सहज करके और फिर सीन करवा लिए वो, नहीं तो हम तो नहीं कर पाते। उनको देख के हमको लगा भगवान सामने बैठ गए। अब आप ये नई फिल्म में काम कर रहे हैं जिसका नाम है अजय जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह फिल्म बनी है। हाँ, और आप इसमें रोल कर रहे हैं एक पत्रकार का। हाँ। तो ये कैसे आया रोल आपके पास? हाँ, मैंने ये बुक पढ़ी थी जो आपके हाथ में है, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, शांतनु गुप्ता जी की। हाँ। जी, तो जैसे आपके पास है वैसे मेरे पास भी थी, मैंने भी पढ़ा था, और मुझे लगता था कि यार इस पे अगर फिल्म बनती तो मज़ा आता, कमाल की बुक है। और संजोग देखिए, जब शांतनु जी गए अमेरिका तो वहाँ अजय जी उनको मिले, अजय मेनगी, और वो इंडिया से हैं पर अब अमेरिकन सिटीजन हैं वो। उन्होंने कहा कि मुझे भाई इस फिल्म को बनाना है, इस बुक पे अगर आप इजाज़त दो। तो उन्होंने कहा बनाइए, तो अच्छी बात है भाई, मेरी बुक पे फिल्म बनेगी, मेरे को तो और अच्छा है। फिर इसमें जुड़ गए डायरेक्टर हमारे रविंद्र गौतम जी, और रविंद्र गौतम जी ने मुझे अप्रोच किया कि मैं चाहता हूँ कि एक रोल आप इसमें करें। मैंने कहा योगी जी पे फिल्म बन रही है, आप मुझे सिर्फ खड़ा करोगे, मैं खड़ा रहूँगा हाथ जोड़ के, उसमें कुछ भी करा लो मैं करने को तैयार हूँ, पर मुझे इस फिल्म का पार्ट बना लो। हाँ, इस फिल्म का पार्ट बनना है, क्योंकि मैं जितनी भी फिल्में करता हूँ उसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक आदर्श किरदार को बनाया जाता है कि आदर्श बेटा है, आदर्श नागरिक है, समाज के लिए लड़ रहा है, अच्छा कर रहा है, ये क्रिएट करते हैं। पर यहाँ तो साक्षात रियल हीरो हमारे सामने है, तो उनके ऊपर फिल्म बन रही है। तो पत्रकार का रिश्ता योगी जी से इस फिल्म में कैसा दिखाया गया है? पत्रकारों का, मीडिया का बहुत अच्छा दिखाया गया है। और होता ही ऐसा है कि पहली बार वो जब मैं उनसे मिलता हूँ तो कुछ फोटो वोटो खींच रहा हूँ जहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तो बोले ये सब करके करोगे क्या, जब छापना है नहीं तुम लोग को। हाँ। और डांट देते हैं मुझे। हाँ। तो मैं बोलता हूँ अरे मुझे डांटने से कुछ नहीं होगा, मेरा काम है कवर करना और देना, जिनकी जिम्मेदारी है उसको पब्लिश करना, उनको ठीक करिए आप। तो शुरुआत बहस हो गई वहां, यहां से शुरू होता है। अच्छा। फिर वो धीरे धीरे चीजें, अब जब एक पत्रकार जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है, एक राजनेता जो समाज में अच्छा करना चाहता है, एक अधिकारी जो समाज में अच्छा करना चाहता है, अगर ऐसे लोगों की टीम बन जाए तो ही उत्तम प्रदेश बनता है। तो ये तब की बात है जब योगी जी सांसद बने थे। सांसद बने थे तो उनके कौन से टर्म, कई टर्म सांसद रहे ना वो तो? फर्स्ट टर्म का है ये पूरा? हाँ, मतलब उसके पहले ही जब वो सांसद नहीं बने थे, कहानी तो ये शुरू हो जाती है उनके गांव से। क्योंकि ये फिल्म करते हुए मैंने ऐसा देखा कि इस फिल्म में लोग जो सीएम बनने के बाद योगी जी को सब जानते हैं। हाँ। पर इसमें आप वो जानेंगे जो आज तक मैं भी नहीं जानता था, कि वो बचपन में कैसे थे, उनका परिवार, उनके माँ बाप, वो मतलब पहाड़ी इलाके में कैसे साधारण परिवार में पैदा हुए। अभी जब ये लोग, हमारे जो टीम के लोग थे, डायरेक्टर और राइटर, ये लोग जब रिसर्च करने उनके गांव गए तो उनके गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई।
पहाड़ी इलाका है तो कुछ पहले ही उनको रोक के और पैदल जाना पड़ा। तो जिस गांव में सड़क नहीं पहुंची थी, उस गांव का बच्चा उस प्रदेश के सबसे बड़े पोस्ट पे बैठ के और उत्तर प्रदेश को हाईवे प्रदेश बना दिए, वो जर्नी कैसी थी पूरी वो है ये। कहां तक की कहानी दिखाई गई है इसमें? ये बस वहीं तक जहां वो सीएम बनते हैं, सीएम बनने तक उसके दिखाया पहले तक का ही सब है। उसके बाद का कुछ नहीं है। वो जर्नी एक हम कह सकते हैं कि एक इंस्पायरिंग जर्नी, एक मतलब एक ऐसी मूवी जो हर बच्चे को देखना चाहिए। उसको अगर सपना पूरा करना है, कुछ बनना है, या कोई किसी छोटी छोटी बात से डिस्टर्ब हो जाता है, तो जीवन में कैसे हमको संघर्ष करना पड़ता ये है। संघर्ष जो है क्या तब की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के खिलाफ भी दिखाया गया है? बिल्कुल। वो पूरा जो समय था, जो उस समय का सिस्टम था, उस समय की जो सरकार थी, उसके अलावा जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो छात्र जीवन में भी उन्होंने जो चीजें देखी और जिसका विरोध किया, वो पता चलता है कि आज योगी जी जो कर रहे हैं वो आग बहुत पहले से जली हुई थी। क्या वाकई योगी जी को इतना प्रताड़ित उस समय किया गया था जब सपा और बसपा की सरकारें होती थी? एक बार तो संसद में रो रहे थे, याद है आपको? ये वो दिखाया है? बिल्कुल बिल्कुल। और तो फिल्म में दिखाया है वाला सीन, संसद में रोते हुए वाला? हाँ, फिल्म में होगा ही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि योगी जी जो आज इतना कड़ा फैसला ले पाते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि वो बहुत ही सेंसिटिव है। वो बहुत मतलब किसी का दर्द देख के द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गलत देखते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत भड़क जाते हैं। तो एक सेंसिटिव आदमी ही इस तरह के कड़े फैसले ले सकते हैं। और आप सोचिए ना कि अपने परिवार को छोड़ना, माँ को, बहन को, भाई को, बिल्कुल 22 साल की उम्र में त्याग देना, वो क्या दृश्य है। वो देख के तो हम लोग कहते हैं कि बड़ी कड़े किस्म के हैं, कुछ लोग तो पत्थर दिल बताते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, किसी के बारे में सोचते नहीं है, एंटी मुस्लिम है, तमाम तरह की बातें उनके बारे में। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं जितना जानता हूं, उन्होंने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया कि किसी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ कुछ काम हो। नहीं, यह है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर वो जाति धर्म और संप्रदाय का दायरा नहीं देखते हैं। भाई गलत कर रहे हो तो तुमको सजा मिलेगी, चाहे तुम हमारे पार्टी के हो, चाहे तुम हमारे कैबिनेट के हो, चाहे हमारे प्रदेश के हो, चाहे कहीं के भी हो, गलत नहीं सहेंगे। तो ये छवि गलत बनाई गई है क्या उनकी? अब देखिए, विपक्ष का काम ही है। सर, आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप देखिए हम लोगों ने इस देश को 2014 के पहले भी देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को विकट परिस्थितियों से निकाल के, कोरोना काल जैसे महामारी से निकाल के आज दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। दुनिया के ताकतवर देश अगर हमारे देश को झुकाना भी चाहते हैं तो ये झुकते नहीं हैं, फिर भी उनको भी तो ये लोग बुरा बोलते ही ना। तो विपक्ष का हम कुछ नहीं कर सकते, उनका भी वही काम है, वही जॉब है कि आप कितना भी बढ़िया कर लीजिए, आपको गलत साबित करने में वो लगे रहेंगे, रात दिन उनका वही काम है। वो ऐसा परसेप्शन बनाते रहेंगे कि योगी जी ऐसे हैं वैसे हैं। पर आप देखिए कि योगी जी के आने के पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश, योगी जी जब तक नहीं आए थे उसी उत्तर प्रदेश में न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, ना ही कोई व्यापार लगाना चाहता था, यहां तक कि कोई शूटिंग करने जाना नहीं चाहता था। गुंडा राज सही कहती है यानी बीजेपी? 100%। और आज ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि वोट चोरी कैसे होती है और ये लोग कैसे करते थे। ये काम उन्हीं का था। आपने क्या देखा है बताइए? अरे यही, ये लोग गुंडे पालते ही इसलिए थे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। ये लोग बाहुबलियों को पालते क्यों थे? कारण यही था, बूथ कैप्चर करने के लिए। बूथ कैप्चर करेंगे, दबंगई करेंगे, गुंडई करेंगे। पर वो गुंडई को, दबंगई को खत्म किया आकर के योगी जी ने। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण भी होता था क्या, जिसको योगी जी या बीजेपी की तरफ से कहते हैं कि हमने खत्म कर दिया उसे, अब तुष्टीकरण नहीं होता, अब सब बराबर है? अब संतुष्टिकरण होता है कि आपको संतुष्ट करते हैं हम कि अगर भारत का कोई भी नागरिक है और वो पात्र है तो उसकी सहायता होनी चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। अब भेदभाव नहीं होता है। पहले तो ऐसा होता था उसी उत्तर प्रदेश में
कि भर्ती हो रही है और एक जो पर्ची लगाई गई है, एक लीडर आता था वो पर्ची हटा के अपनी पर्ची लगा देता था, चक ये लोग हमारे कैंडिडेट ये हो गए भर्ती। आज 60,000 से ज़्यादा भर्ती हुई है, लेकिन किसी का कोई सोर्स नहीं, किसी को कोई पैरवी नहीं, कोई पर्ची नहीं, कुछ नहीं। जो योग्य है उसको भर्ती किया गया। मतलब किसी का हक नहीं मारते हैं। अच्छा, बुरा किसको लग रहा है, तड़प कौन रहे हैं? जो अनर्गल करते थे, जो अत्याचार करते थे, जो दूसरे का हक छीनते थे, अगर अब उनको प्रॉब्लम हो रही कि यार अब हम नहीं कर पा अगर इतना बुरा करते थे समाजवादी पार्टी वाले, अखिलेश यादव और उनके पार्टी के सारे नेता, तो फिर इस बार लोकसभा चुनाव में उनको सबसे ज्यादा सीटें यूपी में कैसे आ गई? उसके पीछे भी कारण है कि जैसे मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूं कि मैंने जनता से मांगा था 1.5 साल ही बचा था उपचुनाव में, 22 में, और मैं जीता। और 1.5 साल में इतना काम करवाया आजमगढ़ में कि कोई 50 साल में नहीं कर पाया था। वहाँ विश्वविद्यालय बन गया, वहाँ संगीत विद्यालय बन गया, सारी सड़कें बन गई, वहाँ कृषि विद्यालय बन गया, वहाँ अटल आवासीय विद्यालय बन गया, एयरपोर्ट बन गया, नई रेलवे लाइन पास हो गई। मतलब क्या था आजमगढ़ का जो ये आपका महायोजना लागू करवा ली हम लोग 1.5 साल में, ये सारा चीज़ हम लोग किए। लेकिन जो सड़क कभी 40 साल में नहीं बनी थी, जिसको लोग कहते थे कि ये कभी नहीं बन पाएगा, उसको भी हम बना दिए और उसके किनारे वाला बूथ हार गए। तो जनता का ये जो है कि आप काम कितना भी कर लो, हाँ। चुनाव के समय जो एक मतलब परसेप्शन बनाया जाता है, तो ये लोग जो हाथ में एक संविधान लेके घूम रहे थे कि ये संविधान खतरे में है, वो लोगों ने उसमें उस भ्रम में पड़ गए कि भाई 400 जीत जाएंगे तो ये लोग तो संविधान ही खत्म कर देंगे। उधर राहुल भैया है, पूरा खटाखट खाता में पैसा आएगा, वो भी एक फैक्टर था। तो भ्रम और झूठ फैला करके तो इसमें जनता फंसती है, इसमें कोई दो राय है कि नहीं फंसती है। क्योंकि आप काम कितना भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चुनाव के समय जो एक परसेप्शन बन जाता है लोगों के बीच में, उसमें वो फंस जाते हैं। पर लोग तो कहते हैं कि आप 19 में भी हारे, आप 24 में भी हारे, 22 में आप तुक्के से जीत गए थे, ये तो कहते हैं लोग। वो उनके उससे जीत गया था, मैं जनता के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से जीत गया था। क्योंकि मैं ये बोला था कि आपने अखिलेश भैया को मौका दिया, वो 3 साल में छोड़ के चले गए, अब बचा है 2 साल 1.5 साल, तो ये मौका मुझे दीजिए और देखिए मैं 1.5 साल में क्या करके दिखाता हूं। और उन्होंने दिया कि चलो देख लेते हैं। और फिर धर्मेंद्र यादव ने आपको हरा दिया। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं कह ही रहा हूं। तो ये साबित हो गया कि वो यादव परिवार का स्ट्रॉन्ग होल्ड है आजमगढ़, वहां किसी को भी हराना उनके परिवार से बहुत मुश्किल है। देखिए, यही तो विडंबना है, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि ये बात समझेंगे ये लोग कब कि गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, बलिया हो, देवरिया हो, ये जो भी बेल्ट है, चाहे जौनपुर हो, बनारस हो, ये सारे बेल्ट में ये खुद लड़ने आ जाते हैं। हाँ। लेकिन भाई अगर आप बहुत बड़े यादव के नेता हो तो किसी वहीं के यादव को दे दो ना टिकट एक बार। कभी भी नहीं दे सकते, ना गाजीपुर में दे सकते हैं ना आजमगढ़, घर से ही उनके परिवार से ही कोई लड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है कि अच्छा, मतलब टक्कर बराबर की नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मतलब उनके परिवार से कोई उतरेगा तो टक्कर बराबर की नहीं रहेगी? नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं, उनको तो दोष नहीं दे रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं कि आप किस भ्रम में पड़े हो। आपको लगता है कि वो आपके जाति से हैं तो उनको वोट देना है, पर वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको कभी दे सकते हैं? यादवों के सबसे बड़े नेता लोग मानते हैं उनको। तो बड़े नेता है तो भैया किसी और को बड़ा बनने दोगे? मैं तो वो पूछ रहा हूं कि गाजीपुर से किसी यादव को टिकट देंगे, आजमगढ़ से किसी यादव को टिकट देंगे, कि आपके परिवार में ही सिर्फ यादव हैं? मतलब आप भी वही यादव कर रहे हैं? नहीं, पर गलत क्या कह रहा हूं मैं, वो बता दीजिए आप। पर ये जाति की राजनीति तो बीजेपी नहीं करती है ना। हाँ, दावा करती है कि हम नहीं करते जाति की राजनीति। बिल्कुल नहीं करते। तो आप ही तो खुद यादव कर रहे हैं, किसी और को बनने दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके परिवार से ही क्यों, अगर यादव ही लड़ाना है, मैं मान लिया, मतलब आप परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पर जातिवाद का मुद्दा तो आप भी कह रहे हैं ना कि हाँ सही है, यादव को वोट दे, पिछड़ा पिछड़े को वोट दे। मैं ये वोट देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सर ये कह रहा हूं कि अगर आप
यादवों के बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं, तो एक बार ये थोड़ा दिल बड़ा करके दिखाइए। वो तो इसको मुद्दा बनाते हैं कि बीजेपी यादवों के पिछड़ों के खिलाफ है। वो कहते हैं जब मैंने घर खाली किया तब उसको गंगा जल से धुलवाया गया और वहां की टोटियां निकालकर मुझ पर टोटी चोर का आरोप लगाया इन लोगों ने। अब वो क्या मुद्दा था, मैं वो उतना उसमें नहीं जाना चाहता हूं। नहीं, उनका मुद्दा ये रहता है कि यादवों के खिलाफ है ये। बिल्कुल नहीं है, यादवों के खिलाफ बीजेपी यादवों के खिलाफ है। बीजेपी पिछड़ों का घर धोती है, वो निकल जाए वहां से तो, नहीं, गंगा जल से। वो पिछड़ों का घर नहीं धोती है, वो अलग मुद्दा है, बहुत अलग मैटर है। देखिए, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी जब सीएम बन के वहां जाते हैं और अगर वहां ऐसी भी पार्टियां आपने मनाई हुई है जो उनके धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, तो हम तो किसी घर में प्रवेश भी करते हैं तो गृह प्रवेश होता है, पूजा पाठ होता है, शुद्धिकरण होता है। आप तो वहाँ वो पार्टियां कर चुके हैं कि एक संत को अगर वहाँ जाना है तो करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर उसको वो गलत तरीके से मुद्दा बना रहे हैं, परसेप्शन बना रहे हैं, तो भैया ऐसा नहीं है, ये उनका प्रोपोगेंडा पार्टियां है। कर चुके हैं? कौन सी पार्टियां कर चुके हैं? अरे मतलब वहाँ इफ्तार पार्टियां होती थी भाई साहब, जब वो मुख्यमंत्री थे तो आप तुष्टीकरण की बात की है। अच्छा अच्छा, तो जिस जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति वहां पे चल रही थी, तो भाई एक संत वहां पे जा रहे हैं जो मतलब जमीन पे आज भी सोते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, तो वो रखते हैं ध्यान उतनी चीजों का, तो वो उसमें गलत क्या है, बुरा क्या है? अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता तो यह आरोप लगाते हैं कि पहले हम पर यादव यादव करने का आरोप लगाया जाता था, इनके आने के बाद तो इन्होंने अपनी जाति के सारे लोगों को थानों में तैनात कर दिया, सब जगह इन्हीं के जाति के अफसरों की बोलबाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो आजमगढ़ में था, बहुत सारे यादव अधिकारी थे, सभी जाति के अधिकारी थे। ये सब काम बीजेपी नहीं करती है सर। देखिए, बीजेपी अगर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका कारण यह है कि उसका दिल बड़ा है, वो छोटी मोटी चीजों में नहीं। अच्छा, अब जब इस बारे में बात हो रही है तो 19 वाला चुनाव आप हार कैसे गए थे? आपको उम्मीद थी जीतने की और हैरानी हुई थी जब हार गए थे अखिलेश यादव से? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, राजनीति में एक तो मैं नया था, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि यहां होगा क्या, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। पर हाँ, महाराज जी को एक बात पता थी, हाँ, कि वहां अगर अखिलेश जीत भी गए तो 22 में छोड़ेंगे और तुम जीत जाओगे वहां, ये महाराज जी को पता था। तुम योगी जी ने ही आपको टिकट हाँ, दिलवाया मुझे था? योगी जी ने ही लड़ाया था, उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम चुनाव लड़ो। कि अखिलेश जी लड़ेंगे, 22 में छोड़ देंगे तो हाँ, वहां जीत उनको सकते हैं। 22 में उनको भागना ही है, वो जीते या हारे, वो ये नहीं कहते कि अगर वो जीतेंगे ही। उन्होंने कहा कि अगर वो जीत भी गए 19 तो वो 22 में छोड़ के भागेंगे, और वही हुआ, भाग गए। तो बीजेपी में आना कैसे हुआ था उस टाइम आपका? 19 में आए थे ना? 19 में प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले थे भारत के, हाँ, और ये लोग वहां पे महागठबंधन बना के रोक रहे थे, और हम लोगों को भी बुरा लग रहा था कि यार आपको प्रधानमंत्री बनना है क्या? बनना नहीं है, रोकना है, ये क्या है कि नहीं इनको नहीं बनने देंगे, इनको रोक। अच्छा काम कर रहे हैं, देश को अच्छा चला रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? तो मुझे लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए, और जब मुझे ये अवसर मिला तो मैं उनके समर्थन में तो मतलब योगी जी की तरफ से ही आपको हाँ अप्रोच किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा था आ जाओ उन्होंने हमारे कहा कि आप क्या चाहते हैं? मैंने बोला मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री बने। तो बोले फिर सोचना क्या है, फिर आ जाओ, चलो मैदान में लड़ जाओ। तो जब 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे तब दिल नहीं टूटा निरहुआ का? नहीं, क्योंकि मैं तो पहली बार 2,59,000 से भी ज्यादा से हारे। हाँ, पहली बार लड़ रहा था मैं, और ये पूरी दुनिया को पता है कि उनका गढ़ है, ये तो सबको पता ही था, मुझे भी पता था, लेकिन ये था कि हम लड़ेंगे। मुझे जा रहा था, पर मोदी लहर भी तो चल रही थी, मोदी लहर में भी आप हार गए अखिलेश यादव से। मुझे लोग कहते हैं कि मोदी लहर तो ऐसी थी, 2019 में 300 से ज्यादा सीटें आई थी उस टाइम तो। नहीं तो, और यूपी में भी कितनी आई थी? तो फिर 62 आई थी शायद। फिर तो 14 में भी लहर थी। हाँ, 19 से ज्यादा तो 14 में थी, तो वो बात अलग है। सीट अलग अलग होती है और कैंडिडेट अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा था कि जो जनता वहाँ की थी, उनको हमें लगा कि हम इस चीज़ को उनसे कहेंगे, समझाएंगे कि भाई इनको वहाँ लड़ने दो जहाँ से ये हैं,
और ये पूर्वांचल है, यहाँ हमको रहने दो, यहाँ के लिए हम काम करेंगे। पर ठीक है, जनता जो फैसला ले वो ठीक है। धर्मेंद्र यादव से मैंने इंटरव्यू किया तो वो कहते हैं कि मैं 2022 का चुनाव इसलिए हार गया क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाया। अगर मैं ध्यान दे देता तो निरहुआ कभी नहीं जीतते वहां पे। देखिए, ये तो तय जनता करती है। मैं सच बताता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, पर मैं ये इतना जान गया हूं और जानता हूं कि जो जनता है वो जो तय कर ले, अगर वो तय कर ले कि चलो 2 साल इसको भी दे देते हैं या इसको एक बार देख लेते। अखिलेश जी से मुलाकात हुई है कभी? हाँ, अरे उन्होंने मुझे यश भारती दिया था। हाँ, तो मुलाकात तो उनसे नहीं, वो तो स्टेज पे मुलाकात हुई होगी। हाँ, उसके अलावा कभी? वैसे भी मैं उनसे मिलता था। मिलते थे? हाँ, मुलाकात होती थी हमारी। क्या बातचीत हुई है? कभी कोई किस्सा याद है पुराना? अरे बहुत बार मुलाकात होती थी, हम लोग मंच पे भी कई बार मिले थे, ऐसे भी मैं उनके घर पे भी मिला हूँ उनसे। तो वही मतलब बात क्या कि और बताइए क्या चल रहा है। अच्छा। आपकी फिल्में उनमें अच्छी रहती हैं। मैं एक बार बोले कि मैं ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में अपने दोस्त के यहाँ गया था तो वहाँ भी आपकी सीडी देखा, तो ये सब बातें होती थी। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि सपा के साथ जुड़ जाना चाहिए? नहीं, हमेशा आप विचारधारा आपकी बीजेपी वाली ही रही थी? हाँ, वो क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश को देखा है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी देखा है, आतंक देखा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो कानून का राज होना चाहिए। तो अब जब असेंबली इलेक्शन आएगा 27 में यूपी का, आपसे कहा जाए कि विधानसभा चुनाव लड़ लो, लड़ लेंगे? मेरी पार्टी मुझे जो भी आदेश करती है मैं वो करता हूं, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं। मुझे कह दे कि आपको इस चुनाव में पोस्टर लगाना है, मैं लगाऊंगा, प्रचार करना है करूंगा, चुनाव लड़ना है लड़ूंगा। वो तो पार्टी जो तय करेगी वो करूंगा मैं, जो कहेगी वो करेंगे। यस, क्योंकि हम 29 तक वेट करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, और 29 के बाद और भी वेट करना पड़े तो भी कोई दिक्कत और नहीं। राज्यसभा भेज दे तो मुझे किसी चीज में कोई आपत्ति नहीं है। वो देखिए, मैं एक कलाकार हूं, फिल्में मैं करता हूं अपने संतुष्टि के लिए, लेकिन मैं राजनीति से इसलिए जुड़ा हूं कि मैं उन अपने दर्शकों का जिन्होंने मुझे बनाया है उनकी सेवा कर पाता हूं, उनके लिए कुछ कर पाता हूं। अब आपने इस फिल्म में अजय में पत्रकार का रोल किया जी। देश के मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? कैसा चल रहा है मीडिया आजकल? कुछ लोग बड़ी आलोचना करते हैं कि ये तो गोदी मीडिया हो गया है और असली पत्रकारिता तो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई देती है। देखिए, मुझे लगता है ना कि एक होता है ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। तो ये लोग, विपक्ष का अभी काम ये रह गया है कि ये हर चीज का विरोध करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लीजिए। इनको तो देख के तब तरस आता है कि जब ये विरोध करते करते पता चला कि इनको आपका विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है, और वो विरोध करते करते ये देश के विरोध में कब उतर जाते हैं इनको पता नहीं चलता है। ऐसा विपक्ष है, देश के विरोध में बात करने लगेंगे। अगर कोई हमारा किसी ने कह ही दिया हमको डेड इकोनॉमी, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? एक इंडियन होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? इतना तक इनको समझ नहीं है। क्या राजनीति करेंगे आजकल? फिर क्या करते हैं आजकल? सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, पार्टी का काम करते हैं, या अपनी फिल्मों में ज्यादा समय बिताते हैं? मैं ज्यादा अभी अपने फिल्मों में व्यस्त हूं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे पार्टी की तरफ से, और उसमें मुझे आदेश मिलता है और उसमें भी मैं भाग लेता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कहती है कि जब से आप हारे हैं आजमगढ़, उसके बाद आप गए ही नहीं, बहुत कम गए हैं। क्योंकि अपनी तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहां तो जाते रहना पड़ता है, चाहे हारे या जीते। आप ज्यादा टाइम मुंबई में बिताते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा काम मुंबई में है, मैं अपना मुंबई में काम करता हूँ, और मैं आजमगढ़ में जो भी चीजें हैं वो भी देखता रहता हूँ। देखते हैं, वहाँ मेरा ऑफिस चलता है। जो भी आजमगढ़ का काम आ गया वो पत्र बना करके और उसको जिस विभाग से कराना है वो भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, हम जनता का भी काम कर रहे हैं। भले नहीं जीते पर उसमें हम लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि भाई किसी का कोई काम है और वो रुक जाएगा। भले सांसद धर्मेंद्र भैया कम हो, हम ही कराते हैं। धर्मेंद्र भैया से कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो जब भी मिलता हूं उनको प्रणाम करता हूं, वो भी आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए,
बड़ी अच्छी बात कहा हमारे योगी जी ने। जब मैं हारने के बाद गया हाँ। योगी जी से मिलने, तो योगी जी ने एक बहुत बढ़िया मंत्र दिया। हाँ। उन्होंने कहा देखो, जनता ने जब तुमको मौका दिया, तुमने अच्छा काम किया। हाँ। अब उनको मौका दी है, वो काम करेंगे, फिर तुमको मौका देगी, तुम काम करना, पर उनसे आप दूर मत हो, बने रहो। उनका काम, उनकी अगर कोई जरूरत है तो उसको पूरा करते रहो, और वो हम लोग करते रहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी MY वाली पार्टी है क्या, मुस्लिम यादव वाली? अब हालांकि PDA बना दिया है उन्होंने। मुझे लगता है कि ये जो भी पार्टी, चाहे PDA बना लें, चाहे MY बना लें, हाँ। सिर्फ उनका लाभ ही उठाते हैं। उनको कुछ अपने तरफ से भी तो दीजिए। आप उनके लिए कुछ करते भी हैं, वो भी तो दिखाइए। आपने ही कहा कि योगी जी को कहा जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, बीजेपी को कहा जाता है मुस्लिम विरोधी हैं, पर आप देख लीजिए कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी के लिए बिना भेदभाव के अगर कोई काम कर रहा है तो यही लोग कर रहे हैं। हम तो उसी आजमगढ़ में 2 साल रहे हैं, हमने तो नहीं देखा कि किसी को पूछ के दिया जा रहा है कि भाई तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो, तुमको मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुमको सुविधाएं मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे यहाँ, चूंकि आजमगढ़ ऐसी जगह है, मेरे यहाँ अगर दिन भर में 100 पत्र आ रहा है तो उसमें 75 पत्र मुसलमानों का ही होता था, और हम उसको लिखते थे और योगी जी कर देते थे। अच्छा, जब योगी जी को CM बनाया गया पहली बार, तब आपको उम्मीद थी कि CM बनेंगे? क्योंकि वो चुनाव तो मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था, और अमित शाह बताते हैं उस जीत के चाणक्य थे। योगी जी का नाम तो कंटेंडर्स में कहीं था ही नहीं उस टाइम। तब तक मैं राजनीति से दूर दूर, मेरा लेना देना कुछ था ही नहीं था। हाँ। मैं तो जब महाराज जी मुख्यमंत्री बन गए, हाँ। बनने के बाद वो मुंबई में एक कार्यक्रम था, जिसमें मुझे एक सम्मान मिल रहा था मुख्यमंत्री जी के हाथ से। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे, यूपी के CM हमारे योगी जी भी थे, और महामहिम भी थे। तो मंच पे मैं मिला हूँ वहाँ पे मुंबई में, पहली मुलाकात हमारी वहाँ हुई। ओके जी। ओके। पर आपको हैरानी हुई थी जब सीटें 250 पे आ गई थी 2022 में? 325 जीते थे 17 में, फिर जब 22 में इलेक्शन हुआ तो 250 सीटें आ गई बीजेपी की, योगी जी के नेतृत्व में। कम हुई ना थोड़ी सीटें? तो वो तो होता रहता है। नहीं, हैरानी नहीं होती, क्योंकि राजनीति में ये तो होता है, आप काम कितना भी अच्छा कर लो, पर वो थोड़ा लोगों को ये रहता है, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत तो रहेगी। वो रहता है। और वैसे भी 325 कहाँ होता है 403 में से? वो तो एक अजब गजब ही नतीजा था। अजब गजब। ये यूपी के, बिहार के और केंद्र के कांग्रेस के राहुल गांधी, ये 3 लड़कों की बड़ी तिकड़ी बन रही है आजकल। आपको लगता है ये 2027 में योगी जी के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं, और बिहार में अभी NDA के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं? ना ना नहीं, लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं ना, अरे हम लोगों ने बिहार को भैया आज से नहीं तब से देखा है जब निरहुआ रिक्शा वाला आई थी। हाँ। और हम जाते थे वहाँ, देखते थे कि मतलब एक थिएटर से दूसरे थिएटर जाना है तो सोचना पड़ता था कि पहुँच पाएंगे कि नहीं, ये हाल था। और आज आप जाइए, देखिए बिहार को, नीतीश जी ने क्या बनाया है बिहार को। आज सड़कें देख लीजिए आप, अगर जाएंगे पटना और वहाँ की चौपाटी को देखेंगे तो आपको मुंबई की चौपाटी याद आ जाएगी। इतना बदलाव जिन्होंने किया है वो जनता देख रही है ना। आप तो जाएंगे प्रचार करने, मुझे लगता है 100%। मेरा तो काम ही है, भारत के किसी राज्य में चुनाव हो तो मुझे वहां जाना पड़ता है, क्योंकि मैं पार्टी का प्रचारक हूं। और वैसे भी यूपी बिहार में तो आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग होती है। बिल्कुल, तो मुझे तो जाना ही पड़ता है। और खास बात ये भी है कि जो हमारे यूपी बिहार के लोग हैं वो सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के हर कोने में बसे हुए हैं। तो अच्छा, योगी जी के बारे में भी यही है। पूरे देश में उनकी डिमांड आती है जी, कहीं भी चुनाव हो, चाहे राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव, बिल्कुल हर राज्य से उनकी डिमांड आती है। अरे मैं तो इतना, क्यों है ऐसा, क्या वजह है? वो लोग लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनका तरीका पसंद है कि योगी जी जो है गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मैं अगर उड़ीसा में भी जाता हूँ चुनाव प्रचार में, तो उड़ीसा में गाना बजता है, घुस जाल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाँप के, बाबा का बुलडोजर चलेला तो उड़ीसा कहाँ बताइए, और वहाँ बाबा का बुलडोजर चल रहा है। तो लोगों को पसंद है। इस फिल्म भी का भी तो एक गाना है जो बहुत वायरल हो रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है। बहुत अच्छा गाना है। क्या था, बाबा बैठ गया? हाँ, अब तो रे हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा, जो भी इसके आड़े आया वो तो भैया नहीं बचेगा। ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा,
ये पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे बैठ गया। देखो 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 बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये आपने इस फिल्म में गाया है कोई गाना? यही गाना मैंने, ये आप ही ने गाया? हाँ, मैंने भी गाया। ओके, ऑल राइट। वैसे जैसे मैंने कहा आप तो बचपन से गाते थे जी। आपका फेवरेट गाना कौन सा है निरहुआ, जो अक्सर गुनगुनाते हो या कहीं जाते हो पार्टी में तो डिमांड आती हो भैया वो वाला गाना सुना दो एक बार? अब ज़्यादातर आती है डिमांड, एक गाना मैंने गाया था बाबा के लिए ही गाया था। हाँ। वही बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। ओ बुलडोजर बाबा चाँप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं, गाड़ी नहीं पलटना बाबा एक ही राग बिलाप रहे हैं। बुलडोजर बाबा चाँप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं ये भगवाधारी को, योगी को सीएम नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध करते हैं इसका, क्योंकि वो धार्मिक आदमी है, नहीं बनाना चाहिए ऐसे आदमी को सीएम, क्योंकि ये सेक्युलर देश है। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ यूपी नहीं, दुनिया के किसी भी राज्य को आगे बढ़ाना है, उत्तम प्रदेश बनाना है, तो वहां किसी संत को ही बैठाना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो लोग भी राजनीति के छात्र होंगे उनको पता होगा कि राजनीति के छात्रों को ये बताया जाता है कि अगर कोई दार्शनिक गद्दी पे बैठ गया हाँ। तो समझिए कि उस राज्य का कल्याण हो जाएगा, वो आदर्श राज्य बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, किसी प्रकार का कुछ द्वेष नहीं है, कुछ है ही नहीं ना। वो तो सिर्फ समाज के लिए ही करना है उनको। और आज अगर उत्तर प्रदेश इतना तरक्की करके नंबर 1 राज्य बन रहा है, भारत आज इतना तरक्की करके आगे बढ़ रहा है, तो उसके पीछे कारण ही ये है कि दोनों जगह संत बैठे हुए हैं। यूपी के सीएम भी संत हैं और जो पीएम की कुर्सी पे हमारे मोदी जी बैठे हैं वो भी संत हैं, हिमालय से आए हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि योगी मोदी इस कलयुग में राम लला के दूत हैं और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत। क्या बात है। ये आपने लिखा है? जी। क्या बात है। आप लिखते भी हैं? मैं लिखता भी हूँ, और जब भी मैं देखता हूँ ना, मैं कुछ भी ऐसे जो भी देखता हूँ मैं गाना बन जाता है मेरा। अभी जब ये सब चल रहा था, हाँ। वो ट्रम्प चाचा बहुत अनित कर रहे थे, वो टैरिफ खेल रहे थे, हाँ। और मोदी जी का जब तेवर हमने देखा तो हमने फिर गाना बना दिया कि झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं, अब तो ये दुनिया कहने लगी है मेरे मोदी के जैसा नेता नहीं, झुकने वाला ये भारत का बेटा क्या बात नहीं। है, क्या बात। तालियां तो खूब बटोरते हैं आप, लेकिन आप पर आरोप ये लगता है कि आप राजनीति में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं। जी। दूसरी तरफ आपकी फिल्में और आपके गाने वल्गर होते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं ना। वही मैं कहता हूं, आज आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं वो एक काम करें, वो YouTube पे जाएं, आजकल सब डाटा मौजूद है। YouTube पे टाइप करें निरहुआ भोजपुरी फिल्म और 150 फिल्में आ जाएंगी। हाँ। उसमें जो मन करे एक फिल्म उठा के देखिए और फिर कमेंट में बताइएगा कि ये फिल्म वल्गर थी। एक भी फिल्म नहीं मिलेगी। हमारी फिल्में इतनी अच्छी होती तो है। गानों में तो होता है ना, वो एल्बम जो लोग गाते हैं, मैं नहीं गाता। आप नहीं गाते? मैं नहीं गाता। मैं तो बस राजनीति में कुछ गा लेता हूँ, बुलडोजर बाबा चाँप रहे गा लेता हूँ, आएंगे तो योगी ही गा लेता हूँ। फिल्मों के गानों में नहीं होता है? नहीं, फिल्म के गाने में नहीं होता है। अगर रहेगा तो सेंसर पास ही नहीं करेगा। अच्छा। हाँ। ओके। अब रैपिड फायर राउंड। जी। निरहुआ तैयार है? थोड़ा पसीना पोंछ लेता। हाँ। बड़े बड़े नेता डरते हैं इस रैपिड फायर से। अरे बाप रे बाप, फंसाएंगे क्या? नहीं, फंसाएंगे तो आप निकल सकते हैं बोल के नो कमेंट। अच्छा, ठीक है? ये ठीक है। अगर मुश्किल लगे तो। ओके। ओके ओके निरहुआ, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? योगी आदित्यनाथ। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? पूरे देश का? पूरे देश के। नरेंद्र मोदी। गुजरात के टाइम। क्या बात है, बहुत सोच समझ क्योंकि के। नहीं, मैं उस समय वहां शूटिंग करने जाता था तो मैंने देखा था गुजरात को जैसा उन्होंने बनाया था, फिर उसी मॉडल पे बाकी चीजें हुई ठीक है। आगे। अखिलेश यादव को सीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर देंगे उनके 5 साल के लिए? उनको दे सकते हैं 7 नंबर।
7 नंबर। हाँ, अच्छा काम अच्छा किए थे काम। और मुलायम सिंह को? उनको भी 7 नंबर। मायावती को? उनको भी 7 नंबर। लालू जी को? लालू जी को भी 7 नंबर। 7 नंबर। नीतीश कुमार को? उनको 10 नंबर। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी नहीं, के साथ है? क्योंकि उन्होंने बिहार को बदल दिया। ठीक है। ओके, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी। ओके, गैर बीजेपी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन आएगा? कोई कांग्रेसी, किसी और पार्टी का? चूंकि मैं राजनीति में पहले था नहीं, अब मैं तो मोदी जी के आने के बाद से ही थोड़ा राजनीति को देखना समझना शुरू किया, तो ये हो सकता है कि सवाल मेरे लिए वो है, पर मैं पसंद किसे करता था मैं ये बोल सकता हूँ, मैं राजीव गांधी जी को पसंद करता था। ठीक है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उससे अगला कौन है? नरेंद्र मोदी। कमाल कर रहे हैं। हाँ। 75 के हो गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो जब तक इस धरती पे हैं, हाँ। भारत के प्रधानमंत्री रहे और हमारे भारत को ऐसे ही चमका। तो योगी जी का नंबर कैसे आएगा? अरे कोई बात नहीं, योगी जी तो मोदी जी के नक्शे कदम पे चलते ही हैं। जो विजन मोदी जी का है, हाँ। उसी विजन को लागू करके देखिए हमारे उत्तर प्रदेश। पर योगी जी बनेंगे ना एक दिन पीएम, आपको उम्मीद है? वो तो पार्टी तय करेगी। ठीक है। ओके, देश का बेस्ट भाषण कौन देता है? सबसे अच्छा स्पीकर कौन है? मुझे योगी जी भी अच्छा बोलते हैं, मोदी जी भी अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे तो मोदी जी अच्छे लगते हैं जी। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? मोदी जी। सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रशासक सबसे अच्छा? तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं क्या अभी नहीं। मुझे लगा योगी जी बोलेंगे, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं वो। नहीं, मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया, फिर इसलिए नहीं। मतलब सबसे अच्छा प्रशासन कौन चलाता है नेता? सबसे बढ़िया, जिसका कंट्रोल रहता हो अपने अफसरों पे, हाँ, सरकार पर, बिल्कुल अच्छे से चलाता, मोदी जी। कोई गड़बड़ नहीं करे। मोदी जी। मोदी जी। सबसे 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 हार्ड वर्किंग नेता कौन है? सबसे मेहनती नेता? मोदी जी। मोदी जी। सादगी के लिए आप किसको पसंद करते हैं नेताओं में? सबसे सादा जीवन कौन जीता है? आप समझ गए मैं क्यों पूछ रहा हूं? योगी जी। योगी जी। सबसे ज्यादा ज्यादती देश में किस नेता के साथ हुई है? सबसे ज्यादा ज्यादती जिसको परेशान किया गया हो, मिसअंडरस्टैंड, गलत समझा गया हो, प्रताड़ित किया गया हो? सबसे ज्यादा तो योगी जी के साथ ही हुआ। बिल्कुल। अरे इतने बार सांसद रहे, पर वहाँ की सरकार उनको जितना प्रताड़ित की, आपने देखा ही होगा कि मतलब एक समय ऐसा भी था कि सांसद होने के बाद भी उनको अपने बचाव के लिए और सदन में उनके आंसू निकल गए थे। तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया। ओके। विकास पुरुष जब मैं कहता हूं, आपके जहन में किसका नाम आता है? नरेंद्र मोदी। हिंदू हृदय सम्राट? योगी जी। योगी जी। बेस्ट भोजपुरी एक्टर किसे मानते हैं निरहुआ? रवि किशन। रवि किशन? यस। अनडिस्प्यूटेड? हाँ, कोई टक्कर नहीं? कोई टक्कर नहीं, दूर दूर तक। अच्छा, अगर लिस्ट बनानी हो टॉप भोजपुरी एक्टर्स की, सबसे ऊपर रवि किशन? रवि किशन। दूसरे नंबर पर निरहुआ। तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पे तो फिर बहुत सारे आ जाएंगे। ये बहुत सारे हैं, मनोज तिवारी हैं, खेसारी लाल यादव हैं, पवन सिंह हैं, इनको रखेंगे नहीं? नहीं है, ये लोग तो हैं ही, टॉप 5 में तो सब लोग हैं। ये सब आ जाएंगे जी। ओके। और एक्ट्रेसेस में सबसे ऊपर कौन है भोजपुरी में? आम्रपाली। क्या रिश्ता है आपका आम्रपाली से? बहुत अच्छी को एक्ट्रेस है। सिर्फ को एक्ट्रेस है? बिल्कुल। खूब चर्चाएं होती रहती हैं कि कुछ अफेयर है, कुछ लोग कहते हैं शादी कर ली। आपने कहा था एक वीडियो में अर्धांगिनी है, वो भी बड़ा वायरल हुआ था। 35 फिल्में कर लिए हैं। हाँ। तो वो इतना ज्यादा साथ में हम लोग दिखते हैं कि लोगों को भ्रम होता है, हमको भी होता था। अच्छा, सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है भोजपुरी एक्टर्स में? एक्टर में? हाँ, सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार वही है, रवि किशन ही है। यस। लोकप्रियता में कोई? अरे भारत की किसी भाषा को छोड़ा नहीं उन्होंने, हर भाषा में वो डंका बजाते हैं। अच्छा, और भोजपुरी सिंगर में कौन आएगा टॉप पर? पवन सिंह। मानते हैं? दुनिया में हम कहीं चल जाएं, लॉलीपॉप लागेलू बजना ये अभी मैच चल रहा था। हाँ, ये वाला उसमें भी बच गया वो। उसमें भी कौन सा बजा था वो? लॉलीपॉप ही। यही वाला था? हाँ, पूरी पब्लिक चिल्लाता है लॉलीपॉप लगाओ। सुनाइए जरा, आप सुनाते हैं, गाते हैं? हाँ।
तू लगावेलू जब लिपस्टिक हिले यारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कमाल है, कोई ऐसा टैलेंट है जो इस निरहुआ में नहीं है। अच्छा, भोजपुरी छोड़ के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट एक्टर किसे मानते हैं? हिंदी में अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो आसान जवाब हो गया। हाँ, यंग एक्टर्स में कोई? यंग में बहुत सारे हैं। एक्ट्रेस कोई पसंद हो? हाँ, करिश्मा कपूर। करिश्मा के फैन हैं? हाँ, बचपन से, मतलब अनाड़ी देखा था तब से। तब से। हाँ। और कोई सिंगर ऐसा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो पसंद आता हो? उदित जी, उदित नारायण, सोनू निगम, बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं वहाँ तो। ठीक है, अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है वो बताना है। जी। राहुल गांधी। हाँ, मतलब क्या कहें। अच्छा, एक शब्द मत बोलिए, एक सेंटेंस बोल दीजिए। मुझे लगता है कि गलत फील्ड में आ गए। अखिलेश यादव। उनका नाम आते ही मुझे तुष्टीकरण याद आता। तुष्टीकरण। हाँ। मायावती। बोल्ड लेडी। बोल्ड। हाँ। है ना, इसीलिए मैं जो आपसे पूछा था ना एडमिनिस्ट्रेटर कौन है अच्छा प्रशासक, तो उनको भी गिना जाता है। हाँ, क्योंकि मैं ना, वो आपने जो पूछा तो उसमें मैं नहीं, अर्थ नहीं समझ पाया। उनके बारे में भी कहा जाता है बहुत अच्छी, जी, प्रशासन पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत हमने है। देखा था, देखा ना? कि किसी गांव की सड़क जो है वो रातों रात बन जाती थी, अगर वो आ रही हैं तो पूरे अधिकारी, मच जाता था। हाँ, अधिकारी भाग के दौड़ के कि अरे बहन जी आ रही है। तो हाँ, वो ठीक कहा आपने। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। मुझे तो साक्षात नजर आते हैं प्रभु। मैं तो उनको देखता हूँ तो यही बोलता हूँ कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। क्या बात है। नरेंद्र मोदी। युग पुरुष। आप मोदी योगी के फैन हैं ऐसा लगता है। होना भी चाहिए, धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव अच्छे भाई हैं। भाई हैं? ओके। डिम्पल यादव। भाभी जी। भाभी जी। यस। तेजस्वी यादव। भाई हैं। आपने बना के रखी है सारे यादवों से। नहीं, आप किसी को भी पूछ लीजिए, मेरा रिश्ता सबसे अच्छा है। सबसे कोई अच्छा राजनीति अलग जगह है, पर रिश्ते सबसे अच्छे। लालू यादव। वो तो मतलब आदर्श हैं। कमाल कर रहे हैं, आपकी पार्टी चारा चोर बोलती है। अरे बोलने दीजिए भाई, वो अगर किसी चीज में उनके ऊपर लगा है आरोप, तो वो अलग चीज है, लेकिन आप देखेंगे ना, जंगल राज बोलते हैं उनके राज को, वो भी ठीक है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लालू यादव जी जो हैं, वो एक ऐसे नेता हैं, जब वो गरीबों के नेता थे, वो तो बाद में गड़बड़ा गए ना, लेकिन शुरुआत जो उनका था वो तो बहुत कमाल का था। सभी लोग, चाहे कोई जाति के हों, कोई धर्म के हों, कोई राज्य के लोग हों, सब लोग उनको प्यार करते थे, हम भी उनको प्यार करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी। मुझे लगता है कि अपनी जाति के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाने में प्रखर नेता हैं। ओके। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी, और मुझे लगता है कि बहुत शांत ही दिखे मुझे, हमेशा शांत। शांत कस रहे हैं आप? नहीं, मैं शांत ही देखा उनको। ठीक है। वाजपेयी जी। हाँ, मतलब तब तो आप होश संभाल चुके थे, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की तरह मैं उनकी छवि देखता हूँ। क्या बात है। और राजीव गांधी का आपने कहा है कि आप मुझे पसंद थे। यस। ओके। मनोज तिवारी। गुरु। हाँ, फिर भी आपने रवि किशन को टॉप पे रखा है। क्योंकि दोनों लोगों से मैं अलग अलग चीजें सीखता हूँ। हाँ। रवि भैया से मैं अभिनय सीखता हूँ, और मनोज भैया से मैं स्टेज परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब उनके जैसा स्टेज परफॉर्मर कोई है ही नहीं। वो एक बार स्टेज पे खड़े हो जाएं
तो बड़े बड़े आप देखते हैं ना कि जो एंकर होते हैं ना, उनका भी शो वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, रवि किशन नंबर 1 होने के अलावा क्या जहन में आता है? रवि भैया तो आदर्श हैं, आदर्श। आदर्श हैं। पवन सिंह। छोटा भाई। ओके। खेसारी लाल। छोटा भाई। निरहुआ। निरहुआ दिल तो बच्चा है। आम्रपाली दुबे। बहुत अच्छी अभिनेत्री, और उनको मैं कहता हूं कि एक्सप्रेशन की देवी हैं वो। कोई भी फिल्म होती है, कोई भी किरदार होता है, उनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। अक्षरा। अक्षरा जी बहुत अच्छी कलाकार। कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? निरहुआ। बॉलीवुड में या हॉलीवुड में? बॉलीवुड में या हॉलीवुड में, मतलब हम अभी सोचे ही नहीं कि कभी एक फिल्म हम लोग किए भी तो इसमें हीरोइन ही नहीं है। क्योंकि योगी बाबा की कहानी है। दिखा दीजिए एक बार जरा, पोस्टर दिखा दीजिए। हाँ, हमारे योगी बाबा की कहानी है, और ये एक ऐसी कहानी है जो इंस्पायर करेगी लोगों को। पोस्टर देख के समझ में आ रहा है कि इसमें गुंडागर्दी है, इसमें कुछ डॉन भी दिख रहे हैं, कुछ आम आदमी भी दिख रहे हैं। लोगों को, जैसे आपने कहा, पता नहीं हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सांसद बनने से पहले की भी ऐसी कहानी है और सांसद बनने के बाद भी। तो ये जो लिखा है ना, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, जो शांतनु ने किताब लिखी है, जो शांतनु जी ने लिखी है, उसको रविंद्र गौतम जी ने इतना बखूबी फिल्माया है। और ये बात सही है कि जो अजय मेनगी जी हैं, उन्होंने इतना भर भर के पैसा लगाया है। बहुत कमाल फिल्म, इंटरटेनिंग फिल्म बनी। ऑलराइट, और एंटरटेनिंग आपने मेरा चाय वाला इंटरव्यू बना दिया। बहुत धन्यवाद निरहुआ, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, आप मुझे यहाँ बुलाए और मेरे अजय फिल्म के लिए आपने बातें की। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ, और मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ चाय वाला इंटरव्यू में कि आप लोग हमारी ये फिल्म जो 19 सितंबर को आ रही है, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, जिसको शांतनु जी ने जिस किताब को लिखा है उस पर ये फिल्म बनी है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सिनेमा घर में जाएं और इसको अपना आशीर्वाद प्यार दें। बिल्कुल। और फिल्म के साथ साथ ये जो चाय वाला इंटरव्यू है, इसको भी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं।